नमस्कार। आज तारीख है 23 जनवरी 2026। आज हम पश्चिम अफ्रीका में पिछले कुछ हफ्तों की उथल-पुथल भरी घटनाओं की गहराई से पड़ताल करेंगे। ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां सुरक्षा, राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की कई परतें एक दूसरे से उलझी हुई हैं। आज की ये चर्चा प्रोवेव एआई द्वारा प्रायोजित है और इसे स्टाइलो न्यूज़ ने तैयार किया है, जो एक एआई संचालित न्यूज़ एप्लीकेशन है। और दिलचस्प बात यह है कि स्टाइलो न्यूज़ असल में स्टाइलो इंटरलॉप सॉफ्टवेयर का ही एक उपयोक्ता संस्करण है। वही सॉफ्टवेयर जिसे सरकार, सेना और व्यापार जैसे बड़े संस्थान इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है कि हमारे श्रोताओं को एक ऐसे टूल तक पहुंच मिलती है जो दुनिया के बड़े निर्णय लेने वालों की मदद के लिए बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत नाइजीरिया से करते हैं, जहां से पिछले कुछ दिनों में काफ़ी परेशान करने वाली खबरें आई हैं। 18 जनवरी को कदूना राज्य के एक गांव में चर्च की प्रार्थना के दौरान 170 से ज्यादा लोगों को अगवा कर लिया गया। ये संख्या ही अपने आप में चौंकाने वाली है। बिल्कुल। और उससे भी अजीब बात ये थी कि पहले तो स्थानीय पुलिस ने ऐसे किसी घटना से ही इनकार कर दिया। हाँ, यही बात समझ से परे है। और ये कोई अकेली घटना नहीं है, यही इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चिंता है। इसी दौरान सोकोतो राज्य में लिकुरावा आतंकवादियों ने एक बाजार पर हमला किया। फिर बोर्नो राज्य में ISWA, जो इस्लामिक स्टेट का पश्चिम अफ्रीकी गुट है, और एक दूसरे गुट बुकुरा के बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें दोनों तरफ के दर्जनों लड़ाके मारे गए। तो मतलब एक तरफ ये गुट आम लोगों को निशाना बना रहे हैं? जी, और दूसरी तरफ ये आपस में भी वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं। यह दिखाता है कि समस्या कितनी बिखरी हुई और जटिल है। और इसी जटिलता के बीच एक बाहरी खिलाड़ी की एंट्री होती है, अमेरिका। 25 दिसंबर को अमेरिकी सेना ने सोकोतो में लिकुरावा समूह पर मिसाइल हमले किए। वॉशिंगटन का कहना है कि ये हमले नाइजीरिया के ईसाई समुदायों की सुरक्षा के लिए थे। लेकिन क्या जमीनी हकीकत इतनी सीधी है? देखिए, आधिकारिक तौर पर तो यही तर्क दिया गया है, लेकिन कई स्थानीय जानकार और विशेषज्ञ इस पर सवाल उठाते हैं। उनका मानना है कि इसके पीछे गहरे भू राजनीतिक हित छिपे हो सकते हैं, जैसे कि संसाधन या क्षेत्रीय प्रभाव। बिल्कुल। पश्चिम अफ्रीका संसाधनों से, खासकर तेल और खनिजों से भरा हुआ है। यहाँ चीन और रूस का प्रभाव भी बढ़ रहा है। तो कई लोगों को लगता है कि ये हमले सिर्फ मानवाधिकारों की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि इस क्षेत्र में अपना प्रभाव बनाए रखने की एक बड़ी बिसात का हिस्सा है। और इन हमलों में आम नागरिकों के हताहत होने की भी खबरें हैं। जी, जिसका खतरा हमेशा बना रहता है। तो एक तरफ अमेरिकी दखल है, दूसरी तरफ स्थानीय गुटों का आतंक। ऐसे में नाइजीरिया की अपनी सरकार क्या कर रही है? राष्ट्रपति बोला टिनुबू की प्रतिक्रिया कैसी रही है? नाइजीरियाई सरकार एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में है। राष्ट्रपति टिनुबू की सरकार ने अमेरिकी मदद को स्वीकार तो किया है, लेकिन इसमें एक तरह की हिचकिचाहट साफ दिखती है। जाहिर है कोई भी देश अपनी जमीन पर विदेशी सैन्य कार्रवाई आसानी से स्वीकार नहीं करेगा। जी, क्योंकि इससे उनकी अपनी संप्रभुता पर सवाल उठते हैं। सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल वाइदी शेबू ने प्रभावित इलाकों का दौरा किया है और ज्यादा सैनिकों और बेहतर खुफिया तंत्र का वादा भी किया है। लेकिन ये वादे तो शायद पहले भी कई बार किए जा चुके हैं। यही तो समस्या है। इसीलिए सरकार के अपने ही लोग उसकी प्रतिक्रिया से खुश नहीं हैं। अच्छा। दक्षिणी और मध्य बेल्ट लीडरशिप फोरम जैसे प्रभावशाली समूहों ने सरकार की प्रतिक्रिया को नाकाफी बताया है। और आप सोचिए, जब स्थानीय पुलिस अपहरण जैसी बड़ी घटना से ही इनकार कर दे, तो इससे सरकार की विश्वसनीयता पर गहरा संकट खड़ा हो जाता है। लोगों का भरोसा उठ जाता है। जी, लोगों में ये भावना घर कर रही है कि सरकार या तो अक्षम है या फिर उसे उनकी परवाही नहीं है। तो नाइजीरिया में एक तरह की आग लगी हुई है, लेकिन अगर हम थोड़ा जूम आउट करके देखें तो इसके पड़ोस में तो एक पूरी भू राजनीतिक बिसाथी पलट रही है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नाइजीरिया की चुनौतियां उस बड़ी तस्वीर का हिस्सा हैं जो पूरे साहिल क्षेत्र में दिख रही है। माली, नाइजर और बुर्किना फासो, इन 3 पड़ोसी देशों ने मिलकर एक नया सैन्य गठबंधन बनाया है। साहिल राज्यों का गठबंधन, यानी AES। जी, कागज पर तो इसका मकसद इस्लामी विद्रोहियों से मिलकर लड़ना है, लेकिन इसका असली मतलब कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो नया गठबंधन बना है AES, इसे कुछ लोग पश्चिम के खिलाफ एक कदम की तरह देख रहे हैं। क्या ये इतना सीधा है या ये सिर्फ एक मजबूरी का गठबंधन है क्योंकि उन्हें लगा कि फ्रांस की मदद से बात नहीं बन रही? देखिए, इसमें दोनों ही बातें हैं। ये निश्चित रूप से फ्रांस के प्रति गहरी निराशा से पैदा हुआ है।
ये तीनों देश फ्रांस के उपनिवेश रह चुके हैं और आज़ादी के बाद भी फ्रांस का यहाँ काफ़ी सैन्य और राजनीतिक दखल रहा है। लेकिन सालों की फ्रांसीसी मौजूदगी के बावजूद आतंकवाद खत्म नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया। तो एक भावना ये है कि फ्रांस की रणनीति विफल रही है, लेकिन इसे सिर्फ प्रतिक्रियावादी कहना भी गलत होगा। इन तीनों देशों में सैन्य सरकारें हैं और उनमें एक नई सोच बन रही है कि अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हें खुद लेनी होगी। वो अपनी विदेश नीति को किसी और के चश्मे से नहीं देखना चाहते। बिल्कुल। और इसका सबूत हमें हाल ही में देखने को मिला जब उन्होंने मिलकर वेनेजुएला में हुए एक अमेरिकी ऑपरेशन की निंदा की। ये एक बहुत साफ संकेत है। हाँ, वेनेजुएला में पूर्व राष्ट्रपति निकोलस मदुरो की गिरफ्तारी पर। जी, उन तीनों देशों का एक सुर में बोलना ये दिखाता है कि वो अब एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चल रहे हैं। ये पश्चिम, खासकर अमेरिका को संदेश है कि अब वो हर मुद्दे पर उनका साथ नहीं देंगे। ये एक नए आत्मविश्वास का प्रतीक है तो, लेकिन इसके साथ ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। सवाल ये है कि क्या उनके पास अपनी सुरक्षा खुद करने की क्षमता है, खासकर जब वो रूस जैसे नए सहयोगियों की तरफ देख रहे हैं। और इन बड़ी बड़ी राजनीतिक चालों का आम लोगों की जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है, क्योंकि अक्सर सत्ता के इस खेल में आम आदमी ही पिसता है। असर बहुत भयानक है। माली में अल कायदा से जुड़े एक जिहादी समूह JNIM ने राजधानी बमाको की तरफ जाने वाले ईंधन के टैंकरों की नाकाबंदी कर दी है। ईंधन की नाकाबंदी? हाँ, नतीजा ये है कि राजधानी में पेट्रोल डीजल की भारी किल्लत हो गई है। अब इसके जवाब में पड़ोसी देश नाइजर की सरकार ने जो किया वो भी बहुत विवादास्पद है। क्या किया उन्होंने? उन्होंने उन ट्रक ड्राइवरों के लाइसेंस रद्द करने की धमकी दी जो अपनी जान जोखिम में डालकर माली जाने से इनकार कर रहे थे। ये तो जबरदस्ती हुई। 1 मिनट के लिए उस ड्राइवर के बारे में सोचिए, एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। बिल्कुल, या तो जान का खतरा उठाकर जिहादियों से भरे रास्ते से माली जाओ, या फिर अपना लाइसेंस गवाकर परिवार को भूखा देखो। यही है वो मानवीय फैसले जो इन बड़ी बड़ी भू राजनीतिक खबरों के पीछे छिपे होते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच जैसे संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। और इसी उथल-पुथल का एक और दुखद नतीजा ये है कि नाइजर के रेगिस्तान में 34 प्रवासियों की लाशें मिली हैं। ये वो लोग थे जो शायद इसी अस्थिरता और गरीबी से भागकर यूरोप जाने की कोशिश कर रहे थे और रास्ते में ही दम तोड़ गए। ये दिखाता है कि संकट कितना बहुस्तरीय है। ये जो नए गठबंधन बन रहे हैं और पश्चिमी देशों से दूरी बनाई जा रही है, इसका असर अब साफ साफ दिख रहा है, खासकर अमेरिका के साथ रिश्तों में। हमने सुना है कि अमेरिका ने कई अफ्रीकी देशों पर यात्रा पाबंदियां लगा दी हैं। हाँ, ये तनाव अब खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने 54 में से 36 अफ्रीकी देशों पर या तो सीधे यात्रा प्रतिबंध लगाए हैं या फिर बहुत महंगे वीजा बॉन्ड की शर्त रख दी है, जिससे यात्रा करना लगभग नामुमकिन हो गया है। जी, इसके जवाब में बुर्किना फासो और माली ने भी अमेरिकी नागरिकों पर वैसी ही पाबंदियां लगा दी हैं। ये एक तरह का जन से तो तैसा वाला कूटनीतिक दाव है, जो दिखाता है कि ये देश अब अमेरिकी दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। और तनाव का एक और बड़ा अखाड़ा नाइजर बना हुआ है, जहां यूरेनियम का एक बहुत बड़ा शिपमेंट हवाई अड्डे पर फंसा हुआ है। ये कहानी क्या है? ये मामला इस पूरे क्षेत्र की नई भू राजनीति को समझने के लिए एक बेहतरीन केस स्टडी है। नाइजर दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम उत्पादकों में से एक है। सालों तक यहाँ की सुमायर खदान पर एक फ्रांसीसी कंपनी ओरानो का नियंत्रण था। मतलब अब नहीं है? नहीं, 2023 में हुए सैन्य तख्तापलट के बाद नई सरकार ने इस खदान का राष्ट्रीयकरण कर दिया और फ्रांस से रिश्ते तोड़ लिए। अब 1000 टन से ज्यादा यूरेनियम, जिसकी कीमत करोड़ों डॉलर है, वो राजधानी नियामी के हवाई अड्डे पर पड़ा है। लेकिन वो वहां फंसा क्यों है? उसे बाहर क्यों नहीं निकाला जा रहा? इसके कई कारण हैं। पहला तो है सुरक्षा। देश के भीतर जिहादी गुटों का खतरा इतना ज्यादा है कि इतने कीमती शिपमेंट को सड़क के रास्ते पड़ोसी देश बेनिन के बंदरगाह तक ले जाना बहुत जोखिम भरा है। और दूसरा, बेनिन के साथ नाइजर के रिश्ते भी तख्तापलट के बाद से तनावपूर्ण हैं, तो वहां से भी सहयोग नहीं मिल रहा। और तीसरा और सबसे बड़ा पेंच है फ्रांस और रूस का। वो कैसे? फ्रांस ने इस शिपमेंट पर चोरी का आरोप लगाते हुए कानूनी जांच शुरू कर दी है। उनका तर्क है कि ओरानो के साथ हुए अनुबंध को गैर कानूनी तरीके से तोड़ा गया। अच्छा। वहीं दूसरी तरफ नाइजर की सैन्य सरकार रूस के साथ अपनी नजदीकियां बढ़ा रही है। तो अब ये सिर्फ 1000 टन यूरेनियम का मामला नहीं रह गया है। ये फ्रांस की ऊर्जा सुरक्षा से भी जुड़ा है। बिल्कुल, क्योंकि फ्रांस के न्यूक्लियर पावर प्लांट काफी हद तक अफ्रीकी यूरेनियम पर निर्भर हैं और ये यूरोप की रूस पर ऊर्जा
निर्भरता कम करने की कोशिशों से भी जोड़ा है। ये एक वैश्विक शतरंज की बिसात बन चुका है, जिसका केंद्र नाइजर का एक हवाई अड्डा है। इन बड़ी-बड़ी जियोपॉलिटिकल चालों, सैन्य गठबंधनों और संसाधनों की लड़ाई के बीच अक्सर वो लोग पिस जाते हैं जिनकी कोई आवाज नहीं होती। मानवीय संकट की क्या स्थिति है? स्थिति बहुत गंभीर है और दुख की बात है कि इस पर दुनिया का ध्यान बहुत कम है। संयुक्त राष्ट्र का विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP चेतावनी दे रहा है कि पूर्वोत्तर नाइजीरिया पिछले एक दशक के सबसे भयानक भुखमरी के संकट का सामना कर रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण है फंडिंग की कमी। जी, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान यूक्रेन और दूसरे संकटों पर इतना ज्यादा है कि यहाँ के लिए पैसा ही नहीं बचा। फंडिंग की कमी का असर कितना बड़ा है, कुछ अंदाजा है? आप आंकड़ों से ही अंदाजा लगाइए। पहले WFP इस इलाके में लगभग 13 लाख लोगों को खाद्य सहायता दे रहा था, और अब फंडिंग में कटौती के कारण ये संख्या घटकर सिर्फ 77,000 रह गई है। सिर्फ 77,000? मतलब 90% से ज्यादा लोगों की मदद अचानक बंद हो गई। जी, ये एक मानवीय तबाही है जो खामोशी से घट रही है। और इसी संकट के साथ साथ धार्मिक और जातीय तनाव की भी खबरें हैं। ओपन डोर्स इंटरनेशनल नाम की एक संस्था की रिपोर्ट आई है जो काफी चिंताजनक है। हाँ, उस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में ईसाइयों पर हो रहे हमले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, और जो आंकड़ा सबसे ज्यादा चौंकाता है वो नाइजीरिया का है। क्या कहता है वो आंकड़ा? रिपोर्ट में आस्था के आधार पर हुई कुल 4,849 हत्याएं दर्ज की गई। ठीक है। उनमें से 3,490 अकेले नाइजीरिया में हुई। 3,000 से ज्यादा सिर्फ नाइजीरिया में? जी, ये दिखाता है कि नाइजीरिया में संघर्ष सिर्फ आतंकवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका एक गहरा धार्मिक और जातीय आयाम भी है, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। और जब हालात इतने खराब होते हैं तो अक्सर सरकारें आलोचना की आवाज को दबाने की कोशिश करती हैं। माली में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। एक ऐसे पैटर्न है, जब सरकारें सुरक्षा और व्यवस्था देने में नाकाम रहती हैं तो वो मीडिया और नागरिक समाज पर शिकंजा कसती हैं। माली की सैन्य सरकार ने जोनी अफ्रीक नाम की एक बहुत प्रतिष्ठित पत्रिका पर ये आरोप लगाकर प्रतिबंध लगा दिया कि वो आतंकवाद को बढ़ावा दे रही है। असल में ये आलोचनात्मक पत्रकारिता को चुप कराने की कोशिश है। बिल्कुल, ये इस पूरे क्षेत्र में सिकुड़ते नागरिक अधिकारों का एक और संकेत है। तो इन सभी जटिल घटनाओं को देखते हुए आगे क्या हो सकता है? आने वाले हफ्तों और महीनों में हमें किन प्रमुख घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए? मेरे ख्याल से 4 मुख्य बातें हैं जिन पर ध्यान देना होगा। सबसे पहली, ये जो नया साहिल नाजियों का गठबंधन बना है, इसके सैन्य अभियान कितने कारगर होते हैं? क्या ये तीनों देश मिलकर वाकई जमीन पर कोई बदलाव ला पाते हैं, या ये सिर्फ एक कागजी शेर साबित होगा? सही कहा। और दूसरा, नाइजीरिया, जहां से हमने बात शुरू की थी। जी, वहाँ सरकार पर हालिया अपहरण की घटनाओं के बाद भारी दबाव है। बंधकों को छुड़ाने की उनकी कोशिशें और आतंकवाद पर उनकी नई रणनीति कैसी होती है, ये देखना बहुत अहम होगा। सरकार की साख दांव पर लगी है। और वो यूरेनियम वाला गतिरोध, उसका क्या होगा? वो तीसरा बिंदु है, नाइजर का यूरेनियम शिपमेंट। क्या वो उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता खोज पाते हैं? और रूस के साथ उनके बढ़ते रिश्ते इस क्षेत्र की भू राजनीति को कैसे आकार देंगे, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। ये एक छोटे से घटनाक्रम से कहीं बड़ा मामला लगता है भी। और सबसे जरूरी और चौथा बिंदु है मानवीय संकट। क्या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पूर्वोत्तर नाइजीरिया और पूरे साहिल में बढ़ती भुखमरी पर ध्यान देगा, या ये संकट दुनिया की दूसरी बड़ी खबरों की छाया में दबकर रह जाएगा? असल परीक्षा इसी बात की होगी। ये सारी जानकारी स्टाइलो न्यूज से मिले स्रोतों पर आधारित थी। स्टाइलो न्यूज एक मोबाइल और कंप्यूटर ऐप है जिससे आप व्यक्तिगत खुफिया शैली की जानकारी के लिए डाउनलोड और कस्टमाइज कर सकते हैं। ये सैकड़ों पारंपरिक समाचार स्रोतों और एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, से जानकारी इकट्ठा करता है। AI संचालित ऑन डिमांड समाचार पाने के लिए आप www.stylonews.com पर स्टाइलो न्यूज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुनने के लिए धन्यवाद। आज की चर्चा के बाद एक बड़ा सवाल सोचने के लिए रह जाता है। जैसे जैसे पश्चिम अफ्रीका के ये देश अपनी संप्रभुता पर जोर दे रहे हैं और पुरानी ताकतों को चुनौती दे रहे हैं, क्या ये बदलाव जमीन पर रहने वाले आम लोगों के लिए स्थिरता और समृद्धि लाएगा, या वे केवल एक तरह की समस्याओं को दूसरी तरह की समस्याओं से बदल रहे हैं? इस पर विचार करना जरूरी है। अगर आपके पास भविष्य के विश्लेषण के लिए कोई विषय है तो हमें जरूर बताएं, और अपने पसंदीदा सोशल मीडिया पर स्टाइलो न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। नमस्कार।